Assalamu alaikum students, I hope you all are very well. ओके स्क्रीन विजिबल है। हम अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास लास्ट लेक्चर ही होगा पांडास के, जिसमें हम कुछ विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स को देखेंगे और हम लोग अपने वो मेथड्स को भी लर्न करेंगे जिसमें हमने स्ट्रिंग्स के पढ़े थे, स्टार्ट्स विद और एंड्स विद के। अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर हमने कोई स्पेसिफिक वर्ड या करेक्टर के साथ अपने रिजल्ट्स को देखना हो तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग के हमने मेथड्स पढ़े थे। यानी कि स्टार्ट्स विद और एंड विद का मतलब है कि हम उसमें एक वर्ड या फिर करेक्टर बता देंगे कि अगर मेरी स्ट्रिंग इस कॉलम के अंदर इस वर्ड से स्टार्ट हो रही है या फिर ये वाला करेक्टर लेटर इसके अंदर मौजूद है, आता हो, तो उसके लिए हमारे पास कंटेन्स का मेथड भी यूज़ होता है। स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा नोटबुक कोड जो है, ठीक है। आज हम लोग इसी तरह से इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अपने कॉलम का नाम लिखते हैं बेसिकली, या फिर आपके साथ एक और शेयर कर देता हूँ। जस्ट वेट। लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने आउटलायर्स के मेथड्स भी देख लिए थे, वो भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हैं, फिर उनको रिमूव करते हैं। स्पेशली आज हम विजुअलाइजेशन में वो भी देखेंगे कि आउटलायर्स को अगर हमने डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए किस तरह से हम चार्ट का यूज़ करते हैं। उसके लिए हमारे पास बॉक्स प्लॉट यूज़ होता है। डिफरेंट हमारे पास विजुअलाइजेशन के लिए ग्राफ्स यूज़ होते हैं, ये चार्ट्स यूज़ होते हैं, प्लॉट्स भी उनको कहते हैं। बार प्लॉट है हमारे पास, पाई प्लॉट, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है। तो हर एक जो चार्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो डिफरेंट टेक्निक के लिए यूज़ करते हैं। यानी सही चार्ट अगर हम लोग सही कैटेगरी के लिए यूज़ करेंगे तो वो बेस्ट हमारे पास विजुअलाइजेशन कहलाती है। लेकिन उससे पहले हम लोग स्ट्रिंग के मेथड देख लें। यहाँ पे ओके, ये है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये डेटा मौजूद है रिटेल स्टोर इन्वेंट्री का, और उसमें सबसे पहले है हमारे पास कंटेन्स। कंटेन्स जो यूज़ होता है हमारे पास मेथड स्ट्रिंग का ही है, जो सिर्फ ये देखता है कि अगर मेरी कैटेगरी वाले कॉलम के अंदर किसी भी नाम में टी मौजूद होगा, टी आ रहा होगा, तो मुझे वो उसी का क्या देगा, रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा। अब डीएफ मेरा डेटा फ्रेम है और उसके बाद ये मेरे पास पहली ब्रैकेट लगेगी, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि मुझे आउटपुट इस तरह से डिस्प्ले करवानी है। उसके बाद दोबारा से हम डाटा फ्रेम का नेम लिखेंगे और अब मैं इस वाली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम लिखूंगा, जिसके ऊपर मुझे बेसिकली वो मेथड इंप्लीमेंट करवाना है। फिर डॉट स्ट्रिंग, str स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर यूज होने वाला कंटेन्स मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए डॉट स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स यूज करेंगे। अब इसके पैरेंथेसिस में मैंने सबसे पहले बताया है कि जिस जिस भी कैटेगरी के अंदर जितनी भी कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, फर्नीचर, उनके अंदर अगर टी आ रहा है तो मुझे उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाओ। और कॉमा के बाद यहाँ पे एक और आर्गुमेंट मैंने पास किया है, दैट इज केस इक्वल फॉल्स। अब केस, ये भी हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, केसेस के अपर केस, स्ट्रिंग के अंदर लोअर केस। यहाँ पे मैंने वही केस इक्वल फॉल्स बताया है कि तुमने इस बात का ख्याल नहीं रखना कि अगर किसी कैटेगरी का नाम कैपिटल टी से स्टार्ट हो रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना, बल्कि मुझे उसका भी आंसर डिस्प्ले करवाना है। ओके, यहाँ पे मैंने उसको केस इक्वल फॉल्स बताया है कि तुमने इस चीज़ का ख्याल नहीं करना कि अगर मेरी कैटेगरी में कोई वर्ड कैपिटल टी से स्टार्ट हो रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना, बल्कि उसको भी इस वाले टी के अंदर शुमार करना है, मुझे आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। अब देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स में टी जो है वो हमारे पास इस
पूरे वर्ड के अंदर टी आ रहा है, तो कंटेन्स का मतलब है कि अगर एग्जिस्ट करता है, टी मौजूद है, तो उनके मुझे रिकॉर्ड्स क्या है डिस्प्ले करवाओ। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट्स विद। अब जब हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर ये मेथड पढ़ा था स्टार्ट्स विद का, तो तब आंसर हमारे पास या तो ट्रू आता था या फॉल्स बूलियंस में आता था। तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि जब हम लोग डेटा के ऊपर इस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट वे होता है, लेकिन आंसर हमारे पास एट दी एंड डेटा की फॉर्म में ही डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे हम अपने डेटा फ्रेम को कॉल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे डेटा फ्रेम विद कॉलम नेम बताएंगे। अब सीजनैलिटी वाले कॉलम के अंदर मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूँ कि जिसका नाम भी एस से स्टार्ट हो रहा है, मुझे सिर्फ उसी के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाओ। सो यहाँ पे मेरे पास समर और स्प्रिंग इन्हीं के एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट डिस्प्ले होगी। इन दोनों के दरमियान अगर हमने मल्टीपल्स एक वक्त में, अगर हमने स्टार्ट्स विद के मल्टीपल्स मेथड्स यूज़ करने हैं, तो फिर हमें बीच में बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। कि जाहिर सी बात है, अभी दोनों कंडीशंस को हम क्या करवाना चाह रहे हैं, ट्रू करवाना चाह रहे हैं। यानी एक वक्त में मैं सीजनैलिटी वाले कॉलम के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ ये मेथड, और साथ ही साथ मुझे रीजन के ऊपर इंप्लीमेंट करना है या कैटेगरी के ऊपर, तो फिर जाहिर सी बात है दो एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, तो उनके दरमियान में कोई ना कोई एक बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ होना चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कह दिया है कि एंड्स विथ। अब स्टार्ट्स विथ था कि शुरू हो रहा है, अब मैंने एंड्स विथ बता दी कि ख़त्म हो रहा है। तो चूंकि एम पे कोई भी मेरे पास यहाँ पे स्पेसिफिक रिकॉर्ड ख़त्म नहीं था हो रहा, इसलिए कुछ भी आउटपुट में डिस्प्ले नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे अगर मैंने कह दिया है कि एंड्स विथ आर, तो अब मुझे यहाँ पे उसने जितने भी रिकॉर्ड्स जिनके नाम आर पे ख़त्म हो रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे पास उन्हीं के रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग के ही मेथड्स यूज़ होते हैं, कंटेन्स, स्टार्ट और एंड। जब हमने क्विकली स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को कि ये वाले रिकॉर्ड अगर एग्जिस्ट करते हैं और शुरू हो रहे हैं इसी करेक्टर से, तो फिर हम लोग इन्हीं मेथड्स को जो स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग में यूज़ होते हैं यूज़ करते हैं पांडास के अंदर। ओके क्लियर, जिसमें स्टार्ट्स विद, एंड्स विद और हमारे पास कंटेन यूज़ होता है। उसके लिए मल्टीपल्स हमारे पास यूज़ होती हैं वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट पे यूज़ कर लें, वो आपको, आप उसका एक काम किया करें ना, इसलिए मैं कहता हूँ आप साथ में स्क्रीनशॉट ज़रूर सेंड किया करें ताकि मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से पता चले कि आपके कहने का क्या मतलब है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट उसका सेंड कर दिया करें, बेहतर है। और उसमें किसी भी वेबसाइट पे आप जब लिखेंगे ना, आपने गूगल पे लिखना है कन्वर्ट IPYNB इनटू PDF, तो उसमें आपके पास पहली जो आएगी वेबसाइट उसी पे आप ओपन कर लें। PDF में सबसे पहले वो कोड ही लिखा हुआ आएगा और देन उसके बाद उसकी आउटपुट डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो बेहतर है कि उसकी आप पिक्चर शेयर कर दिया करें, अदरवाइज़ एक दो दिन तक इंशाल्लाह फिर मैं आपको ये पांडास की जो है वो सेंड कर दूंगा सारी की सारी PDF, जिसमें एक ही PDF में फिर सारे लेक्चर्स होंगे। अभी मैं आपके साथ IPYNB ही शेयर करूंगा जो आपके पास जुपिटर नोटबुक में ही ओपन होगी। ओके, नेक्स्ट है अब विजुअलाइजेशन। हमारे पास दो इसकी लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं पाइथन के अंदर, एक matplotlib.pyplot और एक हमारे पास है सीबॉन। ठीक है, अब सीबॉन जो है वो थोड़ी सी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये मैटप्लॉटलिब और सीबॉन दोनों मिलकर ही वर्क करती हैं। यानी जब हम लोग सीबॉन को ही यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास हीट मैप या एडवांस जो और इंटरेक्टिव चार्ट के लिए हमारे पास यूज़ होती है सीबॉन, लेकिन दोनों मिलकर ही काम करती हैं। अगर मैं सीबॉन के अंदर यूज़ होने वाले प्लॉट्स को यूज़ कर रहा हूं तो फिर शो करवाने के लिए मैं मैटप्लॉटलिब का ही यूज़ करूंगा, क्योंकि मैटप्लॉटलिब में ही डॉट शो का मेथड यूज़ होता है। अब
आपने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट लिखना है और स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और इस पूरी लाइब्रेरी को अब मैं जब जब आगे इनके चार्ट्स को यूज़ करूँगा मैं तब तब ये पूरे नाम नहीं लिखूँगा। तो इनको शॉर्टली यूज़ करने के लिए हम एज का यूज़ करते हैं और फिर PLT। शॉर्टली मैं इस पूरी लाइब्रेरी को PLT के नाम से आगे यूज़ करूँगा। यानी कि आप यहाँ पे देखें तो PLT डॉट शो मैंने लिखा है, तो इसका मतलब है कि मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट के अंदर यूज़ होने वाला शो बिल्ट इन फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे बार बार यहाँ पे पूरा मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह मैंने पांडास और नमपाई में बताया था। अच्छा, सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे पाई चार्ट। अब पाई चार्ट हम जब यूज़ करते हैं तो वो मोस्टली प्रोपोर्शंस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हम लोग देखने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि पाई चार्ट में हमारे पास एक तरह का जिस तरह केक होता है और उसके स्लाइसेस हम करते हैं, तो उसी तरह हमारे पास ये पाई चार्ट यूज़ होता है। अब बहुत ही सिंपल कोड है, हमारे पास डेटा जितना भी मर्जी हो, हम सबसे पहले अपना यहाँ पे डेटा फ्रेम लिखते हैं। बेसिकली इसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने काउंट अंडरस्कोर डेटा वेरिएबल नेम लिया है और इक्वल। अब यहाँ पे मेरे पास डेटा फ्रेम है। इस वक्त इस जो है वो नोटबुक के अंदर मेरे पास मर्ज अंडरस्कोर इनर नाम का डेटा फ्रेम चल रहा है। तो जिस तरह कि मैंने बताया है कि DF, जिस तरह यहाँ पे मैंने DF यूज़ किया है, तो बेसिकली ये DF वेरिएबल नेम है। ठीक है, कि किस वेरिएबल के अंदर मैंने अपना ये वाला डाटा स्टोर किया है। तो वेरिएबल नेम कुछ भी हम लोग रख सकते हैं। वो फिर आपके जब पांडास लाइब्रेरी और ये विजुअलाइजेशन की कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आपके साथ PDF की शेयर कर दूंगा फाइल। और उसके बाद यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है कॉलम नेम। कॉलम नेम के बाद डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, क्योंकि मुझे टोटल वैल्यूज़ को काउंट करना है और फिर पाई चार्ट को डिस्प्ले करवाना है। यानी ये मेरे पास डेटा है, तो इस डेटा में मेरे पास डिफरेंट, यहाँ पे देख लेते हैं, स्टूडेंट नेम्स हैं, स्टूडेंट ID है, नेम है, फादर नेम, डिपार्टमेंट, एज, स्कोर और कैटेगरीज। अब मुझे डिपार्टमेंट बेसिकली काउंट करके डिस्प्ले करवाने हैं कि कितने डिपार्टमेंट्स मेरे पास टोटल मौजूद हैं। तो वैल्यूज अंडरस्कोर काउंट का मतलब है वो हर डिपार्टमेंट को काउंट करेगा कि वीडियो एडिटिंग के कितने स्टूडेंट्स इस डेटा के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के स्टूडेंट्स कितने मौजूद हैं, तो वो वैल्यू काउंट्स का हमारे पास फंक्शन यूज़ होता है, जो हमने अपनी प्रीवियस पांडास के लेक्चर्स में कवर किया था। उसके बाद अब चूंकि इसका रिजल्ट मैंने जो स्टोर करवाया है वो मेरे पास काउंट अंडरस्कोर डेटा के अंदर मौजूद है। इसकी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। ठीक है, ये है जिस तरह यहाँ पे ये मेरे पास डेटा फ्रेम यानी वेरिएबल नेम है और कैटेगरी वाले कॉलम को मैं काउंट कर रहा हूँ। तो बेसिकली वो यही बताएगा मुझे काउंट करके कि फर्नीचर के टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, टॉयज़ के टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, कितनी एंट्रीज मौजूद हैं। तो सेम एग्जैक्ट वही काम मेरे पास यहाँ पे भी हो रहा है। उसके बाद काउंट अंडरस्कोर डाटा, जहाँ पे एक्चुअल रिकॉर्ड ये वाला स्टोर है वैल्यूज़ काउंट का, और मुझे उसी का पाई चार्ट डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉट प्लॉट। अब डॉट प्लॉट जब मैं लिख दूंगा तो फिर आगे मुझे उसके पैरेंथेसिस में एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा कि किस किस्म का मुझे प्लॉट चाहिए। तो उसके लिए काइंड इक्वल और कोटेशंस के अंदर मैं बताऊंगा पाई, यानी कि पाई चार्ट। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा पाई, कॉमा, उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा ऑटो परसेंटेज। अब ऑटो परसेंटेज यानी वो खुद से ही अज्यूम कर लेगा कि कितने परसेंट ये वाली फील्ड या ये वाली कैटेगरी इस डाटा के अंदर मौजूद है। जिस तरह आउटपुट में आपको नज़र आ रहा होगा कंप्यूटर साइंस 15.4% मौजूद है, तो वो उसने खुद परसेंटेज में उन वैल्यूज़ को ज्यूम कर लिया था। तो उसके लिए हम यहाँ पे आर्गुमेंट यूज़ करते हैं ऑटो PCT इक्वल, फिर यहाँ पे हम बताएंगे परसेंटेज में आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे ये %1 का मतलब है कि जो वैल्यू पॉइंट से पहले आएंगी वो कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ पे खुद ही अज्यूम कर लेगा।
ठीक है। और हम लोग एक देखते हैं कि सर्कल हमेशा हमारे पास ये जो पाई चार्ट होता है वो 100% में लाई करता है, और इसलिए 100% को फिर वो क्या करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। डॉट डॉट के बाद मेरे पास कितने यहाँ पे होने चाहिए पॉइंट्स, वो मैं बताऊंगा। जिस तरह यहाँ पे मैंने बता दिया है डॉट 1F, तो 1F का मतलब है कि पॉइंट के बाद एक मेरे पास फ्लोटिंग नंबर होना चाहिए। तो आप देख लें हर एक में मेरे पास पॉइंट के बाद एक 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 ही नंबर मौजूद है, और पॉइंट के बाद ये एक परसेंटेज यहाँ पे सिंबल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉमा के बाद यहाँ पे मैंने स्टार्ट एंगल, यानी इस पूरे सर्कल का कितना एंगल होना चाहिए वो मैंने बता दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम सिर्फ 90 लिखेंगे। स्टार्ट एंगल का मतलब ही ये है कि वो खुद ही इसको डिग्री में अंडरस्टैंड कर लेगा। और उसके बाद फिर PLT डॉट शो, PLT डॉट शो बेसिकली फिर इस चार्ट को इस कोड के मुताबिक चार्ट क्रिएट करेगा और आउटपुट में हमें डिस्प्ले करवाएगा, जो कि ये है हमारे पास चार्ट, जिसमें वो बता रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा एनालिसिस, इन सबके रिकॉर्ड्स मेरे डाटा के मुताबिक सबके रिकॉर्ड्स कितने हैं, सेम है, 7.7% रिलायबल हैं। ठीक है। तो जब हमने अपने रिकॉर्ड को परसेंटेज में शो करवाना हो और विजुअलाइजेशन में, तो फिर हम लोग पाई चार्ट का ही यूज़ करते हैं, जो पूरे एक 100% पे एक सर्कल रिलाय होता है, और फिर वो हमारे डेटा के रिकॉर्ड्स की परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसलिए मैंने उसमें आपको एग्जांपल दी थी केक की। ठीक है, कि केक के स्लाइस फिर हम उतने ही करते हैं जितने क्या हों, पॉसिबिलिटीज़ हों, जितने हमारे उस केक को खाने वाले लोग मौजूद होते हैं। ठीक है, समझ आई है। ये हमारे पास पाई चार्ट यूज़ होता है। यानी बहुत सिंपल कोड है। आपके पास डेटा जिस तरह का भी मर्जी हो, क्लीन होने के बाद ही हम उसकी विजुअलाइजेशन करते हैं, तभी हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है। इसलिए सारी चीज़ें पढ़ने के बाद एट द एंड हम लोग विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स को अब कवर करेंगे। यस। सर हम लोग पहले जब डाटा का एनालिसिस करते रहे ना, तो मतलब उसमें जो ये था ना कि फाइल इंपोर्ट करते थे, तब हम कोई जो है ना वेरिएबल नंबर असाइन करते थे या नहीं कुछ भी। इसमें आपने वेरिएबल तो असाइन किया, उसके बाद जैसे वो एक्सेल फाइल होती थी अंडरस्कोर एक्सेल या CSV होता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने ना डिफरेंट करके लिखा है। मतलब फाइल के एक्सटेंशन की बात कर रही हैं? हाँ जी, फाइल की एक्सटेंशन तो की वो बात कर रही हूँ मैंने मैंने आपको बताया कि फ़ाइल आपके पास जौन सी मर्जी हो, ठीक है, CSV एक्सटेंशन का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपके पास एक्सेल की फ़ाइल है तो फिर आप रीड अंडरस्कोर एक्सेल लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसी का आप फाइल का पाथ देंगे, तो आपके पास वही फाइल के जो रिजल्ट्स होंगे, जो उसके अंदर रिकॉर्ड्स होंगे, वो आपके पास आउटपुट में डिस्प्ले होंगे होंगे वो इसी तरह से। ठीक है, लेकिन आपने एक्सटेंशन का ख्याल रखना है। इसलिए ये मैंने बात आपको फर्स्ट जब हमने लाइब्रेरी स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो उसमें आपने फ़ाइल के एक्सटेंशन का ध्यान रखना है कि कौन सी फ़ाइल आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। जिस तरह मैंने तो CSV में की है, तो इसलिए फिर मैंने रीड अंडरस्कोर CSV, और उसके पैरेंथेसिस के अंदर जो पाथ दिया था उसमें भी मैंने .CSV ही लिखा है। लेकिन अगर आपके पास एक्सेल की फ़ाइल होगी तो फिर आप रीड अंडरस्कोर एक्सेल का ही यूज़ करेंगे। और जो कि मैंने आपको बताया भी है, जब आप पांडास के अंदर डॉट लगाकर कोई मेथड यूज़ करेंगे, उसका फर्स्ट एक दो करेक्टर्स लिखें और उसके बाद आप टैब बटन प्रेस करें, तो उससे रिलेटेड वो सारे आपको फंक्शंस आउटपुट में डिस्प्ले करवा देगा। उसमें से आप सिलेक्ट कर लें जो सा भी आपने सेलेक्ट करना है, अगर आपको पूरा नहीं याद होता मेथड। ठीक है। सर उसकी समझ आ गई थी, लेकिन यहाँ पे आपने मतलब जो विजुअलाइजेशन पाई चार्ट बनाया है, वो किस वो डाटा कहाँ से इंपोर्ट किया और ये सारा वो डाटा वही है जो विजुअलाइजेशन। मैंने आपको आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, इस वाली फाइल में अभी मैंने आपको बताया है, रिटेल स्टोर इन्वेंट्री की फाइल मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वही डाटा मैंने इस वाली फाइल में लिया है। ये वाला डाटा मैंने आपको बताया है कि ये डाटा खुद ही मैन्युअली यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है,
उसी के साथ आपको मैं यहाँ पे विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ। ये सर इसी चीज की मुझे समझ नहीं आई कि आपने मतलब ये मर्ज इनर लिखा हुआ है ना। तो ये मैंने तो बताया है, ये वेरिएबल नेम है। ये आपने वो वाला वेरिएबल नेम लिखा है जहाँ पे आपके पास इस वाले कॉलम का रिकॉर्ड मौजूद है। तो जो कि मैंने बताया था कि इस वक्त इनर मर्ज अंडरस्कोर इनर वाले वेरिएबल के अंदर ये रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे भी मैंने वही बात बताई है कि df बेसिकली मेरा वेरिएबल नेम है। क्या है, मैं उसको डाटा फ्रेम रहा हूँ लेकिन वो है वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम हम यूज़ ही क्यों करते हैं, ये तो डे वन से हमने पढ़ा है कि अपने कोई भी रिकॉर्ड वैल्यू को डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल नेम ही यूज़ करते हैं ताकि आगे उसको कॉल करना इजी रहे। तो इसलिए मैंने df नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें मैंने अपनी इस फाइल को स्टोर रखा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी करवाया था। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये सर उसकी समझ आ गई, क्योंकि यहाँ से पे ना तो फाइल इंपोर्ट की थी और ना ऑलरेडी जो था ना ये डाटा देखा था, तो इस वजह से जो है ना मुझे समझ ठीक है, नहीं आ रही थी कि आपने ये कहाँ से इंपोर्ट किया या फिर ये कहाँ से डाटा आया। कोई बात नहीं। ये मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम रखा है, उसके अंदर मैंने अपने इस रिकॉर्ड को क्या किया, डाटा को स्टोर किया, ताकि फिर df को मैं जब जब बार बार आगे चल के कॉल करूँ तो ये वाला रिकॉर्ड ही मुझे डिस्प्ले हो। ठीक है, आप समझ आ गई है। हाँ जी सर, ये समझ आ गया। और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि मैंने जो प्रैक्टिस की हुई है ना ये जुपिटर नोटबुक पे, उसको फाइल को मैं जब डाउनलोड करती हूँ ना, तो मतलब जैसे आप डाउनलोड फाइल करके हमें शेयर करते हैं ना, वैसे वाली वो फाइल शेयर वो वैसे नहीं होती। मतलब डाटा जो होता है ना, जैसे डिस्टॉर्ड हुआ होता है, डिसऑर्डर होता है, ऐसे आप इस जुपिटर नोटबुक से डाउनलोड करते हैं तो सिंपल डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जो डाउनलोड लिखा हुआ होता है। हाँ जी सर, तो उसमें सिंपल। आपके पास वो देखें, यही तो बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ और पहले भी बता चुका हूँ कि वो आपके पास एक्सटेंशन उस वक्त डॉट आई पाई एन बी ही होती है। और अगर आप उसको विदाउट जुपिटर नोटबुक कहीं पे भी ओपन करें और अगर वो हो जाए तो आपके पास डेटा बहुत गड़बड़ सा ही नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप पीडीएफ में उसको कन्वर्ट करते हैं तो फिर तो आपके पास डाटा बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए। आपने अगर जुपिटर नोटबुक की फाइल आई पाई एन बी को जुपिटर के अलावा कहीं और पे अगर ओपन किया है तो फिर आपको वो बहुत गड़बड़ सा डाटा नज़र आएगा, कहीं पे कर्ली ब्रेसेस, कहीं पे कुछ लिखा होगा, ऐसे ही आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और अगर आप उसको उस नोटबुक को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे फिर तो जिस तरह से मैंने आपको सेंड की हुई है पीडीएफ डाटा उसी तरह से आपको डिस्प्ले होगा। इसलिए मैंने कहता हूँ कि आप ग्रुप में मैसेज वगैरह करते हैं तो साथ में पिक्चर ज़रूर इस चीज़ की शेयर किया करें। जिस तरह आपने कहा है कि आप डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कन्वर्ट किया है तो उस तरह से आपको विजिबल नहीं हो रहा, तो अगर आप उसकी पिक्चर साथ में अटैच कर दें तो वो ज़्यादा फिर समझना ईजी रहता है। सर मैंने ना आपको फाइल भी शेयर की थी जिसमें मतलब डाटा था, तो आपने फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि उसको वैसे वाला जो है ना वो कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें तो वो सही वाली जो जुपिटर नोटबुक में ओपन करती हूँ वैसे होती है, लेकिन जैसे आपने हमें पीडीएफ में शेयर कर दिया, हम लोग उसको ओपन वैसे जिस मर्जी के थ्रू कर लें तो वो वैसे एज इट आती है। वो आपको वैसे ही फिर नज़र आएगी वो वाली। ठीक है, या आप मुझे दोबारा जो है ना वो मैसेज कर दिएगा, फिर मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा इनबॉक्स में ही। ठीक है, अभी जो है वो थोड़ा सा और ही हमने पढ़ना है। ठीक है, 10 to 15 मिनट्स रह गए हैं, तो इन टेक्निक्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आप मैसेज कर दिएगा, मैं फिर दोबारा से उसको देखकर बताता हूँ। और आप जो अपनी ओपन करेंगी बुक, काइंडली उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करना। ओके, अब यहाँ पे मैंने अगर अपने हमने यहाँ पे अब बार चार्ट का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो बार चार्ट में हम लोग काउंट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मैंने बार चार्ट का यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने किसी भी किस्म के काउंट का यूज़ नहीं किया। ठीक है, कॉलम चार्ट भी कह सकते हैं, बार चार्ट है हमारे पास। यहाँ पे मैंने बता दिया है plt डॉट फिगर। अब ये मैट प्लॉटलिब के अंदर ही मेरे पास फंक्शन यूज़ हो रहा है, मेथड,
कि मुझे फिगर का साइज़ कितना चाहिए। यहाँ पे मैंने उसको पहले ही बता दिया है। पाई चार्ट वाले में तो मैंने उसको एंगल बताया था, ठीक है। यहाँ पे मैं फिगर का साइज़ बता दूंगा कि कितने बाई कितने की मुझे आउटपुट डिस्प्ले होनी चाहिए, यानी 6x6 उसकी लेंथ और विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं सीबॉर्न लाइब्रेरी का बार प्लॉट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सीबॉर्न लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर लिया। शॉर्टली उसको मैं SNS के तौर पर यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने SNS, क्योंकि सीबॉर्न के अंदर यूज़ होने वाला बार प्लॉट मैं यूज़ करूँगा, तो आप डॉट के बाद BAR लिखेंगे और अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास पूरा नाम उस फंक्शन का डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसमें से फिर आपने जो भी यूज़ करना हुआ वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, जाहिर सी बात है सारे मेथड्स याद नहीं भी रहते। अब इसके पैरेंथेसिस में हमने डेटा बताना है कि कहाँ से डेटा लेना है, यानी कौन सी फाइल से, और फिर उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स को यूज़ करना है। क्योंकि बार चार्ट के अंदर जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, तो इसका मतलब है हमने दो वैल्यूज़ तो बतानी ही बतानी है कि एक्स एक्सिस में कौन सा रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए और वाई एक्सिस में कौन सा रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस में मैंने कॉलम नेम बता दिया कैटेगरी। अब यहाँ पे मुझे DF या फिर वो वेरिएबल नेम साथ में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक अलहदा से आर्गुमेंट पास होता है, डेट इज़ डेटा। तो डेटा इक्वल जहाँ पे मेरे पास ये कैटेगरी प्राइस इन्वेंट्री वाला डाटा स्टोर होगा, जिस वेरिएबल में मैं इक्वल के बाद उस वेरिएबल का नेम लिखूंगा। और y में मैंने बता दिया है कि प्राइस की वैल्यूज़ को रखना है y में, यानी x में अब मेरे पास कैटेगरीज के नाम आ जाएंगे और y में मेरे पास प्राइजेज आ जाएंगी। प्राइजेज जो कि वो क्या करेगा, मैक्सिमम प्राइस तक चलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम प्राइस तक वो आ चुका है 50 के 50 से ऊपर भी हमारे पास प्राइजेज हो सकती हैं हर एक कैटेगरी की। तो आप देखें यहाँ पे कुछ के हमारे पास, अगर ये ग्राफ की आप लास्ट वाली ये देखें तो सब मैच एक लाइन में मैच नहीं कर रहे, कुछ ऊपर हैं थोड़े से और कुछ नीचे हैं। तो बेसिकली वो उनकी यहाँ पे मैक्सिमम प्राइजेस हमें डिस्प्ले करवा रहा है। ग्रॉसरी की वो प्राइस बता रहा है कि 50 से ऊपर है, ठीक है। और टॉय की वो बता रहा है कि जहाँ पे ग्रोसरी की मैक्सिमम प्राइस है उसी से थोड़ी सी कम है। आप देखें तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, इनके ये बार्स में, इनको बार्स कहते हैं। तो इनके बार्स में थोड़ा सा तो हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है, इनको इक्वल नहीं समझना। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और आर्गुमेंट यूज़ होता है, ये थोड़ा सा ना डिज़ाइन के लिए हमारे पास यूज़ होता है। अगर आप इसको नहीं भी पास करेंगे तो फिर भी वो आपको जो है वो ग्राफ डिस्प्ले करवा देगा। प्लेटी इक्वल वेरिडिस, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एक आर्गुमेंट यूज़ होता है। फिर इन ग्राफ्स के अंदर हम लोग टाइटल्स भी बता सकते हैं, हम लोग एक्स लेबल वाई लेबल्स भी बता सकते हैं, और इवन के हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस के ये नाम आ रहे हैं ग्रोसरीज टॉयज़, इनको जो है वो 60 डिग्री पे कर दो, इनको 45 के एंगल पे रख दो इन नाम्स को। तो हम लोग ये काम भी अपने इन चार्ट्स के अंदर कर सकते हैं। तो एक्स लेबल यानी कि एक्स एक्सिस में अगर मुझे कोई नाम देना है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्स लेबल। अब देखें, जो मैंने आपको बताया था कि मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न मिलकर काम करती हैं, तो यहाँ पे ये जो बार प्लॉट मैंने यूज़ किया है ये है मेरे पास सीबॉर्न का, लेकिन कुछ एक्स लेबल्स वाई लेबल्स हैं तो वो मैंने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से ले लिए हैं। तो plt.x लेबल और उसके पैरेंथेसिस में मैंने बता दिया है कि इसमें प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज आ गई हैं, और वाई लेबल्स में मेरे पास उसकी प्राइस आ गई हैं, और टाइटल मैंने बता दिया है। अब टाइटल भी हम फिर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही बताएंगे कि मैं टोटल प्राइजेज या मैक्सिमम प्राइजेज हर कैटेगरी की चेक कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम plt.show का यूज़ करेंगे। अच्छा, ये कुछ वो इस तरह से मैसेज देगा, तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसके लिहाज से हमारे पास यहाँ पे ये देखें चार्ट डिस्प्ले हो गया है। अब ये जो चार्ट की यहाँ पे ये मेरे पास 6x6 का फिगर आया है, फिक्स साइज आया है कि 6 ही लेंथ है और 6 ही उसकी विड्थ है। तो ये है हमारे पास, इसको कॉलम चार्ट भी कहते हैं, लेकिन यूज़ हम लोग बार प्लॉट का ही करते हुए करेंगे। सेकंड हमारे पास है बार प्लॉट। अब इसमें बेसिकली हॉरिजॉन्टली हमारे पास इस तरह से बार्स आ जाएंगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली।
लेकिन उसमें एक्स एक्सिस में फिर हम बता देंगे न्यूमेरिक वैल्यू और वाई एक्सिस में हम कोई कैटेगरी वैल्यू बता देंगे। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस में कैटेगरी वैल्यूज़ बताई थी, ग्लॉसरीज, टॉयज़, और वाई एक्सिस में मैंने न्यूमेरिकल डाटा बताया था। अब यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस में न्यूमेरिकल डाटा बता दूंगा जो कि डिस्काउंट नंबर्स वाला ही है, और वाई एक्सिस में मैंने रीजन बता दिया। बाकी सारी चीज़ें वही सेम है। यहाँ पे सेकंड एक आर्गुमेंट मैंने कलर्स के लिए ही यूज़ कर दिया है, मैग्मा, और सेम एग्जैक्ट टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल्स मैंने बता दिए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे देखें आउटपुट डिस्प्ले हुई हैं। ठीक है, तो ये सिंपल कोड है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है, हमारे पास आउटपुट उससे डिस्प्ले हो जाती है। पाई चार्ट के लिए हमने सबसे पहले हमेशा वैल्यूज़ को क्या करना है, काउंट करना है, क्योंकि काउंट करने के बाद ही उनकी वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा पर अपनी परसेंटेज के मुताबिक। ठीक है, जिस तरह अगर आप इन परसेंटेज, इन वैल्यूज़ को अगर आप सम करेंगे, यहाँ पे इन सब वैल्यूज़ को अगर आप सम करेंगे तो आपके पास एट द एंड आंसर 100% में ही आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट हम लोग हमेशा तब ही यूज़ करते हैं जब ट्रेंड्स वगैरह हम लोगों ने फाइंड आउट करने हो। ठीक है, यानी कि कब हमारी वैल्यू जो है वो प्राइस बहुत अप पे गई है, कब डाउन पे आई है। ठीक है, या फिर इस तरह के जो हमारे पास डेटाज होते हैं, डेट से रिलेटेड जो हमारे पास कैलकुलेशन होती है, उसके लिए हम लोग लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोबारा से मैंने फिगर साइज बता दिया है, क्योंकि हर ग्राफ के लिए मैं यहाँ पे अलग से PLT डॉट फिगर और उसके पैरेंथेसिस में फिग साइज इक्वल 8/4 का रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये 8/4 के अकॉर्डिंग चलेगा। अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यूज़ बता दी हैं और कुछ y की वैल्यूज़ बता दी हैं। अब यहाँ पे x जो है वो 1 है, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी 1 ही है। यानी जिस तरह मैंने आपको अरे में बताया था कि हमारे पास जब हम दो अरेज को सम करते हैं तो हमेशा वो किस तरह से सम होती हैं, एलिमेंट वाइज एलिमेंट, कि अगर पहली अरे का पहला इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो हमेशा दूसरी अरे के पहले इंडेक्स के उसी एलिमेंट के साथ वो ऐड होगा। तो इसी तरह ये वाली एग्जांपल में भी हमारे पास यूज़ होंगे। अब PLT डॉट प्लॉट, मैट प्लॉट लिब में अगर मैं यहाँ पे लाइन प्लॉट नहीं भी बताऊंगा और अंदर भी मैं उसे काइंड इक्वल लाइन नहीं बताऊंगा, तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन प्लॉट ही हमें डिस्प्ले करवाएगा। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे इसकी पैरेंथेसिस के अंदर काइंड इक्वल कॉट्स के अंदर लाइन लिख सकते हैं। तो PLT डॉट प्लॉट, यहाँ पे मैंने उसको ये दोनों बता दिए डेटाज, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि अब ये मेरे पास उस तरह से डाटा की फॉर्म में मौजूद नहीं है जिस तरह ऊपर थे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे थे। और यहाँ पे मैंने बता दिया है मार्कर। अब मार्कर बेसिकली ये जहाँ पे ये पॉइंट्स मिलेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे, वहाँ पे मैंने उसको कहा है कि मुझे ओ यानी डॉटेड शो करवाना है। तो आप ये देखें, एक्स का 1 और वाई का 1 जहाँ पे भी मैच किए वहाँ पे उसने मुझे यहाँ पे ये डॉट दिखा दिया। फिर सेकंड x2 और y4, तो x2 और y4 यहाँ पे मिल रहे हैं, तो वहाँ पे उसने डॉट शो करवा दिया और वहाँ पे उसने हमें लाइन एक ड्रॉ करके दे दी है। तो इस तरह से हमारे पास ये लाइन चार्ट यूज़ होता है। इज इट क्लियर? सेम एग्जैक्ट यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे मैंने एक डेटा फ्रेम खुद क्रिएट किया है जिसमें मेरे पास डेट्स हैं ईयर्स के फॉर्म में और कुछ प्राइजेज हैं। तो वही बात है जो मैंने बताई है कि डेट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमने कोई भी चीज़ या ट्रेंड फाइंड आउट करना है तो उसके लिए लाइन चार्ट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखें, एक्स एक्सिस में मैंने बता दिया डेट, वाई एक्सिस में मैंने बता दिया प्राइस। डेटा कहाँ से लेना है, डेटा इक्वल डेटा लिखा है क्योंकि इस वाले भी वेरिएबल का नाम मेरे पास डेटा ही है। और मार्कर मैंने बता दिए हैं ओ,
यानी जहाँ पे भी वो दोनों पॉइंट्स मिलेंगे। और लाइन विड्थ मैंने यहाँ पे बता दी है 2.0, यानी कि ये जो लाइन की विड्थ है कि लाइन बिल्कुल ब्रीक होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी बोल्ड होनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लाइन विड्थ का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास अब बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट हम लोग यूज़ करते हैं जब आउटलायर्स को हमने डिटेक्ट करना हो। अब आउटलायर्स मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास एक ऐसी वैल्यू होती है डेटा के अंदर जो एक्सट्रीम वैल्यू कहलाई जाती है, ठीक है। अगर तो हमने पूरे डेटा के अंदर बॉक्स प्लॉट का यूज़ करना है और ये न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होता है, तो यहाँ पे, और ये मैंने बताया है कि SNS सीबॉर्न लाइब्रेरी के अंदर ये बॉक्स प्लॉट यूज़ होता है। तो SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, और उसके पैरेंथेसिस में डेटा इक्वल, मैं अपने वेरिएबल का नेम बताऊंगा जहाँ पे डेटा स्टोर है, जिसके अंदर मुझे न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर या उनमें से न्यूमेरिकल कॉलम्स में से मुझे आउटलायर्स को डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखें, ये मेरे पास एज और सैलरी दो तरह के कॉलम्स हैं। वहाँ पे ये जो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है एक पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको कहते हैं आउटलायर। यानी कि वो बता रहा है कि इस वैल्यू पे आके सैलरी वाले कॉलम के अंदर इस वैल्यू पे आकर आपके पास आउटलायर मौजूद है, एक्सट्रीम वैल्यू। अब वो क्यों कह रहा है, इसीलिए हम लोग हमेशा स्टार्ट में क्या यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल का एक बिल्ट इन फंक्शन डिस्क्राइब यूज़ करते थे, कि जिसमें हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाती थी, मीडियन पता चल जाता था, ठीक है। तो अब बेसिकली ये वाला जो डेटा है इसके अंदर मेरे पास आउटलायर क्या है, 35, बल्कि 3,50,000 पे है, 3.5 लाख पे मेरे पास यहाँ पे आउटलायर मौजूद है। यानी कि ये वाली वैल्यू मेरे डेटा के अंदर एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा है। सर आउटलायर का मतलब ये होगा कि वो लास्ट वैल्यू है या फिर वो नहीं, लास्ट में लास्ट नहीं वैल्यू है। से एक्सीड कर रही है? हाँ, लास्ट वैल्यू से एक्सीड कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड कर रही है, या फिर ठीक है, ठीक आपके है। जो क्वांटाइल्स है 75% या उससे ज़्यादा वो तजावुज़ कर रही है। और ओके। फिर अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यही सैलरी वाले कॉलम में माइनस में वैल्यूज़ आ जाएं, तो क्या हमारी सैलरी या एज नेगेटिव में हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो फिर वो वहाँ पे भी मुझे क्या कहेगा, डॉटेड डॉटेड शो करवाएगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे भी मेरे पास क्या है, आउटलायर्स हैं, तो फिर उनको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ सर पे अगर आपके पास वैल्यू नेगेटिव में है तो कोई ऐसा दिखा सकते हैं प्लॉट के, उसमें फिर कहाँ पे शो करेगी वो? यहाँ पे ये जो मैंने आपको शो करवाया है, मैं ये देखें यहाँ पे भी उसने एक मेरे पास था, लेकिन वो फाइल जो है ना वो ढूंढनी पड़ेगी, उसमें बेशुमार डॉटेड्स थे। और मैं आपके साथ जो है वो प्रोजेक्ट्स भी शेयर करूँगा, ठीक है, पाइथन का यूज़ करते हुए, उसमें भी आपको विजुअलाइजेशन में आउटलायर्स नज़र आएंगी, या फिर मैं आपके साथ पिक्चर उसकी शेयर कर दूँगा, ठीक है, कि उसमें वो बहुत ज़्यादा वो डॉटेड डॉटेड्स उसने मुझे डिस्प्ले करवाए थे, ऊपर की तरफ भी और बॉटम की तरफ भी, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारे पास आउटलायर्स ही होती हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है वो मीडियन होता है, हमारे डेटा का जो क्या है, मिडल पार्ट, ठीक है, ये हमारे पास मीडियन होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास Q1 और Q3 होते हैं, Q1 लोअर क्वार्टाइल और Q3 अपर क्वार्टाइल, और Q2 हमारे पास मीडियन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मोस्टली जो डेटा मेरे पास मौजूद है एज वाले कॉलम के अंदर, वो हो सकता है 21 या 22 से लेकर 30 की एज के दरमियान लोगों का मेरे पास सबसे ज़्यादा डाटा मौजूद है। तो इस फिल वाले बॉक्स का मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा डाटा जो आपके पास मौजूद है, रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, वो इतनी रेंज के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है बॉक्स प्लॉट। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस का बताया है, तो इसलिए एक्स एक्सिस में मुझे बॉक्स प्लॉट इस तरह से डिस्प्ले होगा। अगर वाई एक्सिस में बताऊँगा तो फिर ये आपके पास रिवर्स में हो जाएगा, वर्टिकली आपको डिस्प्ले होगा।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और है हीट मैप। ठीक है, उससे पहले ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम का चार्ट है। हिस्टोग्राम बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमने कॉन्टिन्यूस वैल्यूज़ देखनी हो, तो उसके लिए हम लोग हिस्टोग्राम चार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर प्राइस वाले कॉलम के उसके ऊपर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो जितनी भी कॉन्टिन्यूस प्राइस होंगी 5, 6, 7, 8, 9 या 10, 12, ठीक है, तो वो सारी मेरे पास आउटपुट में डिस्प्ले करवाए होंगी और उसके बार्स कुछ यूँ मुझे डिस्प्ले होंगे। अभी इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बार्स आपको डिस्प्ले नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि इन वाली वैल्यूज़ या ये 2000 या सॉरी 2 नहीं 20,000 और 60,000 वाली आपके पास कोई भी प्राइस अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका भी सिंपल सा कोड है plt.hist। हिस्ट बेसिकली यूज़ होता है मैटप्लॉटलिब के अंदर हिस्टोग्राम के लिए, और किस कॉलम के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है वो मैंने बता दिया वेरिएबल के साथ, यानी df वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम। यहाँ पे बिन्स, ये बिन्स बेसिकली हम बताते हैं कि कितनी मुझे बार्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताई हैं 10 बार्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो बार्स नहीं भी नज़र आ रही हैं 2000 और 20,000 और 60,000 वाली, लेकिन वो बार्स उसने उसको बिन्स के अंदर इंक्लूड किया है। और एज कलर मैंने बता दिए हैं ब्लैक। तो ये जो आपको ये बाउंड्रीज के ये कलर्स नज़र आ रहे हैं एजेस के, ये मैंने कलर उसको बता दिए हैं ब्लैक। और टाइटल एक्स लेबल वाई लेबल हम लोग उसी तरह से यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास है हिस्टोग्राम का चार्ट। लास्ट है हमारे पास हीट मैप। हीट मैप यूज़ करते हैं रिलेशनशिप को रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, और ये हमेशा हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होते हैं। जब हमने सिर्फ नंबर्स वाले न्यूमेरिकल कॉलम्स को ही डिस्प्ले करवाना हो, तो उसके या फिर सेलेक्ट करना हो, तो उसके लिए हम लोग .select_d टाइप्स का यूज़ करते हैं। और उसके पैरेंथेसिस में मैंने बता दिया इंक्लूड इक्वल नंबर, के सिर्फ नंबर वाले कॉलम्स को ही क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और मैंने उसका रिजल्ट स्टोर करवा दिया num_core के अंदर। अब चूंकि ये भी cbon के अंदर हीट मैप का प्लॉट यूज़ होता है, तो इसलिए cSNS.heatmap, और उसके पैरेंथेसिस में वेरिएबल नेम जहाँ पे एक्चुअल वो वैल्यू स्टोर होंगी, और .CORR। हमारे पास ये मेथड पांडास के अंदर भी यूज़ होता है .CORR कोरिलेशन के लिए। तो हमने जो नमपाई के अंदर रिग्रेशन लाइन में कोरिलेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, बेसिकली इम्प्लीमेंट वही हमारे पास यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे n0 ये कुछ इसके आर्गुमेंट्स आ जाते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो बतानी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो है वो, और मैंने बताया भी हुआ है कि +1 से -1 के दरमियान ही हमारे पास रिलेशन फाइंड आउट होता है। फिर थोड़ा सा इंटरेक्टिव दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सी मैप बता देंगे, कूल वॉर्म। ठीक है, ये सेंटर 0 मैंने इसके लिए बताया है, ये जो आपको सेंटर ये 0 नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग रिलेशंस भी देख सकते हैं कि एक कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ कैसा रिलेशन है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या फिर कोई भी रिलेशन नहीं है। अब जिस तरह यहाँ पे सेल का ईयर के साथ 0.11 का रिलेशन है, इसका मतलब है एक तरह का कोई रिलेशन नहीं है। पॉजिटिव रिलेशन तब होगा जब 0.5 से ज़्यादा हमारे पास मौजूद होंगी वैल्यू, यानी 0.5 या 0.6, 7, 8, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव समझा जाएगा। और नेगेटिव जब हमारे पास होगा ही नेगेटिव के अंदर, माइनस के अंदर वैल्यूज़ होंगी, तो फिर वो नेगेटिव रिलेशन समझा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी डाटा विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स, जिसमें हम लोग अपने जो डेटा है उसको फिर हम लोग विजुलाइज करते हैं। ठीक है, आपके साथ मैं एक प्रोजेक्ट की ही रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करूँगा। ठीक है, जिसमें एक कंप्लीट प्रोजेक्ट मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है कि किस तरह से हम, फिर ये तो था कि हमने 1 बाय 1 इन सारी टेक्निक्स को एक एक लेक्चर के अंदर चलें समझा है, लेकिन उसमें एक ही लेक्चर के अंदर एक वक्त में हमने मल्टीपल्स टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया है, डाटा को क्लीन भी किया है, डाटा की विजुअलाइजेशन भी की है, आउटपुट भी डिस्प्ले करवाई है, हमने उसमें कंक्लूजन भी इंक्लूड किया है,
हमने उसमें आउटलायर्स को भी डिटेक्ट किया है, यानी कि पूरा EDA एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस उसके अंदर परफॉर्म किया गया है। ओके, सो क्लियर है सबको। ये आपके साथ में थोड़ी देर तक ही ये वाली नोटबुक भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ये जो विजुअलाइजेशन की और कोड्स वगैरह की थी। सर हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी मैटप्लॉटलिब पे होगा या किसी और डेटा विजुअलाइजेशन पे? वो इसकी अगर ज़रूरत पड़ी और डाटा विजुअलाइजेशन की तो हम उसी को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ जो हम लोगों ने आज के क्लास में चार्ट्स वगैरह पढ़े हैं वही हमारे लिए मोस्टली यूज़ होते हैं, जिसमें पाई चार्ट है हमारे पास, बार चार्ट, कॉलम चार्ट यूज़ होते हैं, हीट मैप रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। उसके लिए तो एक हमने अलग से फंक्शन भी यूज़ किया था, लेकिन अब हमने उसी फंक्शन को क्या है विजुलाइज में शिफ्ट कर दिया है। और सर ये बता दें कि हमने फिर उस पे पावर BI पे